आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। आज हम उसके पूरे डिटेल्ड व्यू के बारे में जानेंगे, उसके कंसेप्ट, उसके इम्पोर्टेंस, उसके प्रोसेस के बारे में और कितने तरह के मेथड यूज होते हैं स्टाफिंग में, जिससे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक एम्प्लॉय को ताकि वो अच्छे से काम कर सके और फुल पोटेंशियल दे सके एक कंपनी को। तो स्टार्टिंग करते हैं उसके कंसेप्ट से। तो आप सब जानते हैं जैसे कि स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है कि उस जगह को फिल करके रखना और फिल बनाए रखना उस ताकि वो बंदा द्वारा छोड़ के हमारी कंपनी ना जाए। तो उस कंपनी को उस जगह को फिल्ड और कीप फिल्ड करके रखना एक स्टाफ मैनेजर या एचआर मैनेजर का काम है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे पिलर्स पर टिका होता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है स्टाफ। अगर स्टाफ अच्छे से काम करेगा तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को मुनाफा होगा, कंपनी को ग्रोथ होगी, कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी। पर अगर स्टाफ अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो कंपनी डीमोटिवेट होगी, कंपनी के लोग डीमोटिवेट होंगे और कंपनी डाउनग्रेड होगी। उसके बाद यहाँ लिखा है राइट मैन एट द राइट जॉब। तो स्टाफिंग का सीधा सीधा मतलब है सही आदमी सही जगह होना चाहिए। अगर आप किसी और को जो उस काम के बारे में नहीं जानता उसे रिक्रूट कर लेंगे तो आपकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि आप नहीं लेना चाहेंगे, है ना। आप ये थोड़ी चाहेंगे आपने कोई कंपनी खोली और किसी भी एरे गेरे को बैठा दिया कि काम करो, नहीं। आप चाहेंगे कि आप बेस्ट एंड बेस्ट पर्सन को हायर करें ताकि वो उस काम को करे और आपको मुनाफा हो, तभी तो आप उसे पेड करना पसंद करोगे। It is the one of the most important function which is concerned with determining the manpower requirement। अब इस मैन पावर रिक्वायरमेंट को किस तरह से देखा जाता है, जैसे आपके पास कोई वेकेंट प्लेस या वेकेंट पोजीशन अभी है तो आप स्टार्ट करोगे रिक्रूटमेंट से, फिर सिलेक्शन पे आओगे, फिर उसे ट्रेनिंग दोगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अभी आपने उसे ग्राउंड वर्क के लिए रखा है, फिर उसे आप उसका डिपार्टमेंट का हेड बनाएंगे, फिर इस तरह से उसकी ग्रोथ करेंगे, प्रमोशन देंगे या मॉनेटरी बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दोगे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस कि स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहिए ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें, गोल्स को अचीव कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। दूसरा, हाई परफॉर्मेंस। अब किसी को बिजनेस को आप खोलते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें, है ना। जल्दी से जल्दी आप एक दुकान की जगह 2 दुकान खोल लें, है ना। उसके लिए क्या, कॉम्पिटेंट पर्सनल, हार्ड वर्क और बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। तो हाई परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आपके पास एक एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा। और तीसरा है इंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर कंपनी के 3 स्टेजेस होते हैं उसके लाइफ टाइम में। पहला, उसका सर्वाइवल पार्ट। अगर वो सर्वाइवल पार कर लेती है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है तो वो सर्वाइवल स्टेज पार कर जाएगी। उसके बाद है प्रॉफिट, फिर आती है ग्रोथ। फोर्थ वन है इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन एसेट कह लीजिए आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सक्सेस के लिए। अगर आप किसी पर्सन को हायर करते तो आप उससे फुल पोटेंशियल का वर्क चाहेंगे, है ना। उसे बेस्ट वर्क के लिए ही हायर करेंगे। अगर वो एम्प्लॉय आपको बेस्ट दे रहा है और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो यानी कि आप उस एम्प्लॉय से अच्छे से काम ले पा रहे हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल। अगर वो एम्प्लॉय खुद में ही डिमोटिवेटेड है तो वो आपको कुछ अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, जिससे वो जॉब डिससेटिस्फाइड या मान लीजिए डीमोटिवेटेड होता रहेगा अंदर ही अंदर और ज़्यादा। तो इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब राइट पर्सन एट द राइट जॉब होगा। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल नए नए तरीके की टेक्नोलॉजीज या मीडियम्स का यूज़ किया जाता है पर्सन को रिक्रूट हायर करने के लिए, जिससे उन्हें बेस्ट से बेस्ट और एफिशिएंट से एफिशिएंट एम्प्लॉय मिल सके। फिर है स्टाफिंग प्रोसेस। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितने मैन या कितने कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी है।
उसके बाद रिक्रूटमेंट स्टेज है, ये नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ सारी की सारी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं। जैसे कि मैंने अभी डाल दिया कि मेरे को अभी पर्सन की सख्त ज़रूरत है, या मैं एक किसी पर्सन को हायर कर रहा हूँ, तो मैं पोस्ट कर दूंगा ऑनलाइन साइट पर, तो आप मुझे अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब सेंड कर देंगे ईमेल के थ्रू या उस साइट के थ्रू। तो वो रिक्रूटमेंट का पहला प्रोसेस होता है कि वहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। फिर आपका इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शुरू हो जाता है। सिलेक्शन पोजीशन में क्या होता है कि आपको पहला तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन और आपका आईक्यू टेस्ट वगैरह ये सब टेस्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, है ना, सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। अगर आपने सिलेक्शन पार कर लिया है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड किया जाता है कंपनी में। फिर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। उसके बाद प्रमोटिंग एंड करियर प्लानिंग। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तब जाके आपको प्रमोशन और करियर प्लानिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको कंपनसेशन दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है एक स्टाफिंग का, कि किस तरह से कंपनी में पूरा स्टाफ या एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। फिर ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि किस तरह से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि सेकंड यही है कि किस तरह से फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। तो रिक्रूटमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है इंटरनल सोर्स, कि आप किसी अंदर के ही पर्सन को किसी और काम के लिए फिर से हायर कर रहे हैं या रिकॉन्ट्रैक्ट पे दे कर रहे हैं। फिर है एक्सटर्नल सोर्स, कि आप किसी बाहर के बंदे को अपनी कंपनी में काम देना चाहते हैं। तो पहला है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, कि आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया है, या नीचे वाले किसी लेवल को ऊपर वाले लेवल, या किसी 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 सबऑर्डिनेट को सुपीरियर बना दिया है ना, उसका प्रमोट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेस आते हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपने ओपन कर दिया है, गेट्स खोल दिए हैं, आइए कंपनी में इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए, और है ना। उसके कैजुअल कॉलर, आप कॉल करके बोलते हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, और ये वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है और आपके पास उनका रिज्यूम या बायोडाटा पड़ा है, और आप उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि आप अब हमारे लिए कंपनी, आपके लिए कंपनी में जगह है, तो आप आकर एक बार मिल लीजिए या इंटरव्यू दे दीजिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, आप न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वैसे ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस में होता है कि आपस में एम्प्लॉय एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। और उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे कि आपने बहुत सारे कंपनियां सुनी होंगी, वही कंपनियां जो आपसे थोड़ी सी फीस लेकर आपको प्लेसमेंट की बोलते हैं, आपका पूरा इंटरव्यू राउंड कराने की, क्लियर करने की पूरी गारंटी देते हैं, वही एजेंसीज। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो आजकल कंपनियां कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं फॉर रिक्रूटमेंट। फिर रिकमेंडेशन, कोई आपको खास हो, भाई या कोई भी कह लीजिए रिलेटिव, जो कंपनी में आपकी सिफारिश कर दे कि ये भी एक, मेरे पास भी एक एम्प्लॉय है, आप इसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो कि दिहाड़ी मजदूर में होता ही है, कि आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपको रोज कहीं ना कहीं काम पे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, कि आपने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट दी है कि आपके यहाँ अभी जॉब वेकेंट है। उसके बाद आती है वेब पब्लिशिंग, कि आपने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया है देयर इज़ अ वैकेंसी। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भी ये है थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो मैंने इन तीनों को प्रोसेस समझा है। पहला सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आपने अप्लाई किया, वो उसके बाद आती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाते हैं, उसके साथ साथ फिर आपके क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। उसके मतलब डिग्री के बेस पे तो नहीं, पर आपके मेंटल आईक्यू और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन करके फिर सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं कुछ। हर कंपनी, अब तो हर कंपनी नहीं लेती, पर कुछ कंपनियां हैं जो एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं अपने एम्प्लॉय से ना, उन्हें रिक्रूट करने से पहले।
फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंस या बैकग्राउंड एनालिसिस। रेफरेंस में चेक किया था कि किसी अंदर के एम्प्लॉय ने आपको रेफर तो नहीं किया, अगर किया है तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, या फिर नहीं किया तब भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, फिर आपको जॉब ऑफर की जाती है, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यहाँ पर हैं कुछ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि आप जानते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। प्रिंसिपल इसमें मतलब होता है लर्निंग वाइल डूइंग। ऑन द जॉब को आप जैसे समझ गए हैं, आप काम करते समय ही सीखते हैं कि इस तरह से इस काम को किया जाता है ना। जैसे कि आर्मी में आपको उस काम को करते हुए सिखाया जाता है कि आपको ये इस तरह से वर्क करना है, परफॉर्म करना है इस कार को, ये इस टास्क को। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कि आपको किसी कहीं भर्ती करने से पहले पहले आपको काम सिखाया जाता है कि हाउ टू डू वर्क, या फिर आपको क्या काम करना है। जैसे कि एक जो ये एयरलाइन बिजनेस होता है, इसमें आपको सिमुलेशन पे बैठाया जाता है पहले, ताकि आप सीखें उस काम को एक्चुअल करने से पहले। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, इसमें वर्क प्लेस होता है, आर्मी ग्राउंड में ही आप ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ अवे फ्रॉम दी वर्क प्लेस। आप ये तो नहीं रनवे पे सिमुलेशन कर रहे हैं, नहीं, आप एक अलग से बिल्डिंग में या फिर अलग उससे दूर कहीं जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। फिर है इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सुपीरियर जो आपके आर्मी कमांडर चीफ होते हैं उनसे आप ट्रेनिंग लेते हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन से हायर किया है, पर यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है। ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी हैं, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। यहाँ पर है जैसे लेक्चर्स के थ्रू, फिल्म्स, केस स्टडी, उनके थ्रू समझाया जाता है कि एक्चुअल वर्क है क्या। फिर यहाँ पर है ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया है कि किस तरह से आपको ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग है, ये ऑफ द जॉब का वन ऑफ द एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, इट इज अडेप्टेड एंड एक्वायर्ड द एम्प्लॉय विद द मेथड्स, मटीरियल, इक्विपमेंट इन द सेम वे एज इन रियल वर्क प्लेस। जैसे कि मैंने बताया था सिमुलेशन में क्या होता है, हर बटन, हर डायल और स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से रखा जाता है, स्टीयरिंग को, ताकि आपको रियल फील आए कि काम इस तरह से ही, या फिर एक एयरक्राफ्ट इसी तरह से उड़ाया जाता है। ऑन दी जॉब में जबकि उल्टा होता है, ऑन दी जॉब में आपको जो एक्चुअल वर्क होता है, जैसे कि यहाँ पे एक आर्मी पर्सन है, वो एक गन असेंबल कर रहा है, तो आपको उस काम को वहीं करना होता है, उनके सामने करना होता है, क्योंकि अब आप हायर किए जा चुके हो। दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर और स्पेंड अ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम अंडर द गाइडेंस। अब ये जो आर्मी ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, उस टाइम पर उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लूँ तो स्किल्ड प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, ये आप किसी पर्सन के साथ लग जाते हैं, जैसे प्लम्बर होते हैं, अपने साथ किसी पर्सन को रख लेते हैं और उसे पूरा काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रिशियन है ना, इसी तरह से, और फिर वो अपना काम स्टार्ट करते हैं अलग से। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट करते हैं किसी बिजनेस एंटरप्राइज से, कॉर्पोरेट करते हैं और बात करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से कुछ काम किया जाना है। अब आप कर तो रहे हो एक्चुअल वर्क, पर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। जैसे कि आप इंटर्नशिप के बारे में जानते ही होंगे, इंटर्नशिप क्या होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है जॉब का ही। तो आपको आज
स्टाफिंग के बारे में पता चलेगा कि स्टाफिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आपने बहुत सारी चीज़ें उसके प्रोसेस के बारे में सीखा होगा, इम्पोर्टेंस के बारे में। तो बनी रहेगा हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू।